स्वागत करता हूं मैं सुनील डांगी एमडी स्कूल के प्लेटफॉर्म से आप सभी का। आज हम लाइव जुड़ने वाले हैं एमडी स्कूल की एक बहुत ही होनहार छात्रा अनुपमा शर्मा से, जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, और हम जानेंगे कि किस तरह की जर्नी रही एमडी स्कूल के साथ अनुपमा शर्मा की, और किस तरह से बच्चे अनुपमा शर्मा के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई पढ़ाई के दौरान, ताकि ये ऐसा मुकाम हासिल कर सकी कि शेखावाटी टॉपर बन सकी। ऑल राजस्थान के अंदर 4th रैंक इस बच्ची की रही, और बड़े फख्र के साथ कहते हुए गर्व होता है कि हमारे स्कूल के तीसरे सेशन के अंदर ही इस बच्ची ने यह अचीवमेंट हासिल किया। 3rd सेशन में ही, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में, तीसरे सेशन में राजस्थान टॉपर का सपना बहुत बड़ी बात है। और 4th रैंक थी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अनुपमा शर्मा की 4th रैंक थी। 3 बच्चे जो अनुपमा शर्मा से ऊपर थे वो तीनों बायो स्ट्रीम से थे। मैथमेटिक्स स्ट्रीम के अंदर अनुपमा शर्मा फर्स्ट रैंकर थी, पूरे राजस्थान बोर्ड की टॉपर थी। और एक दुर्भाग्य की बात यह भी रही कि फिजिक्स के अंदर 99 मार्क्स थे, और मेरे को आज भी याद है कि कॉपी हमने देखी थी ऑनलाइन निकलवा करके, तो उस कॉपी के अंदर एक क्वेश्चन को 21 नंबर या 22 नंबर का न्यूमेरिकल था, 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, उसको चेक कर रखा है, एकदम सही था, करेक्ट था, राइट का निशान लगा रखा था एग्जामिनर ने, और उसके अंदर 1 नंबर काट लिया गया। अब या तो एग्जामिनर से भूल ही है, उसको 1 ही नंबर का क्वेश्चन मान रहे थे वो, या पता नहीं जानबूझ के हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन उसके कारण वो 1 नंबर कटा। नहीं तो टॉप 3 में होती है कहीं ना कहीं, शायद उसके पास होती और मेडल होता। खैर, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट था एमडी स्कूल की स्थापना के तीसरे ही साल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा शर्मा से। आपके जो भी क्यूरीज हैं, कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की बात है, कोई डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो अनुपमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिना कुछ बात किए, क्योंकि सभी लोग आज आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि कैसी एमडी के दौरान आपकी जर्नी रही, फिर आगे क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। अनुपमा, हाँ, जैसे भी जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, जो भी चीजें रही, वो एक बार के लिए आप बताइए सभी को। जर्नी तो नॉर्मल स्टूडेंट जैसी थी। थोड़ा जोर से बोलो। जर्नी तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसी थी। शुरुआत में मतलब जैसे बच्चे होते हैं जो मजे करते रहते हैं, पढ़ाई में इतना कुछ वो नहीं होता। जोर से बोलो बेटा थोड़ा। शुरुआत में मतलब मेरा इतना कुछ ध्यान नहीं रहता था पढ़ाई में, मतलब सब कुछ करता था मैं। और फिर टीचर्स ने थोड़ा बीच में आते आते टीचर्स ने थोड़ा देखा कि इसमें है थोड़ा पोटेंशियल, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया। तो उस कारण मैंने भी थोड़ा सोचा कि ठीक है कर लेते हैं, तो वैसे ही। और तो नहीं, जर्नी के दौरान मैं आपको बता दूं कि ये हल्की सी शरारती टाइप की बच्ची थी। शरारती इवन मतलब कोई गलत नहीं थी, शरारत एजुकेशनल शरारतें रहती थी इसकी। कई बार टीचर्स को इस तरीके से फील होता था। थैंक यू सर, संदीप जी सर, थैंक यू। तो इसकी शरारत इस तरह की रहती थी। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं सर। ये है तो शरारती टाइप की बच्ची यूं थी कि जब टीचर्स पढ़ाते थे तो स्टार्टिंग में इसका पता नहीं क्या स्थिति रही, कैसे। मैं आपको एक स्टार्टिंग की भी जर्नी इसको बताता हूँ कि ये हमारे पास जब आई थी 11th क्लास के अंदर, उससे पहले ये एक सीबीएसई की स्कूल में एडमिशन ले चुकी थी और अपनी पूरी फीस डिपॉजिट करवा चुकी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितनी होती है वो। और वहाँ पढ़ी भी शायद कितने दिन था वहाँ का, 1-1.5 महीने, ये लगभग वहाँ महीने भर पढ़ी भी 11th क्लास के अंदर। लेकिन फिर ये वहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाई। सर बोलो सर, आवाज़ नहीं आ रही है? संदीप सर कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही क्लियर, ठीक है सर। तो ये वहाँ पढ़ी भी लगभग महीने भर, लेकिन ये देखो इसका, ये इंटेलिजेंट बच्चे का कहो या टैलेंटेड बच्चे का कहो, इसने अपने टैलेंट को दिखाया वहाँ पे और अपना आईक्यू को काम में लिया। और आईक्यू को काम में लेते हुए इसने ये सोचा बच्चे ने कि मेरा यहाँ फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा है या मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ एजुकेशन से यहाँ, तो वहाँ बीच में ही छोड़ आई। पूरी फीस कंप्लीट करके जमा करवा दी थी 10th पास करके इसने सीबीएसई की स्कूल में, और वहां से छोड़ करके हमारे पास आ गई 11th में तुरंत ही। सीबीएसई का सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और हमारा सेशन जब स्टार्ट हुआ इसने क्लासें लेकर के देखी एमडी स्कूल में, और एमडी स्कूल पे इसने फेथ किया। थैंक यू सर सभी को, जले सिंह जी थैंक यू, दीपा मैडम थैंक यू। तो इसने
वो भरोसा किया, वो फेथ किया, और फेथ करने के बाद इसने और भी 2 4 5 जगह हमारे पास आने से पहले स्कूलों में घूमी, झुंझुनू भी गई क्लासें लेने के लिए, चिड़ावा भी और स्कूलों में क्लासें ली, लेकिन इसको वो संतुष्टि शायद कहीं नहीं मिली होगी, हो सकता है ये रीजन रहा होगा। और जब ये हमारे पास आई तो इसको वो संतुष्टि मिली, जुड़ी और क्लासेस ली। चूंकि 11th में हमने फाउंडेशन स्टार्ट कर रखा था, उस समय हमारे फाउंडेशन के अलग बैच नहीं थे, हम कॉमन पढ़ाते थे, लेकिन पूरी मेहनत, उद्देश्य शुरू से यही रहा कि भाई बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करना है, जितना हो सके बेस्ट करना है। स्थापना की तब से स्कूल की, और इनको हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। ये कुछ बातें मैं आपको बताऊं इसकी, कि स्कूल में आती थी तो स्टार्टिंग में तो इतनी लगन नहीं रखती थी, हरफन मौला थी, ध्यान नहीं रखती थी। फिर एक दिन इसको डांटा, डांटना भी पड़ा, मेरे को याद है अभी भी। तो इसको डांटा और उसके बाद ये थोड़ी सीरियस हुई, और फिर सीरियस हुई तो बच्चों इस तरह से हुई, साथियों इस तरह से सीरियस हुई है बच्ची कि मेरे को आज भी याद है। हो सकता है इसको फेसबुक पे लाइव मैं ये बोलूँ तो इसको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा कि ये कई बार सुबह उठते ही स्कूल पहुंच जाती थी, बिना नहाए मुंह धोए, बिना सीधा स्कूल पहुंच जाती थी। इसका इतना जुनून पढ़ाई के अंदर हो गया था। तो उस दौरान की क्या एक्सपीरियंस है अनुपमा, बताइए आप। ये शायद प्री बोर्ड्स के टाइम की बात है। हाँ, प्री बोर्ड्स के टाइम ऐसा होता था। हाँ, बिल्कुल सही है। कि शुरुआत के जब स्टार्टिंग में एक साथ हमारे ऐसा हो गया था कि अचानक से हमें बोल दिया कि फुल सिलेबस के प्री बोर्ड्स होंगे, और मेरा उतना कवर किया हुआ नहीं रहता था, और अगर मार्क्स कम आते थे तो टीचर्स डांटते थे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो ऐसे वैसे। तो मेरे को याद है मेरा फर्स्ट प्री बोर्ड मैथ्स का था और संडे के दिन था, और मैं पूरी रात सोया नहीं था उसके पढ़ने के लिए, और वो एक अकेला ऐसा पेपर था जिसके मैं सोया नहीं। उसके बाद ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें मैंने सोया नहीं। तो मैं पेपर जब दे रहा था तो पेपर देते देते वक्त मेरे को रोना आ गया था, क्योंकि मेरे को मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, और ऐसे मतलब ना मैं नहा के आया था ना कुछ और था। और उसके बाद हाँ, उस पेपर के बाद मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं सोया नहीं है, वैसे किया। और जहाँ तक ऐसे सीधा मुंह उठा के आने की बात है, तो ऐसे होता था कि मैं लेट हो जाता था। मेरा उठना होता था, अगर 8 बजे 8:30 बजे की स्कूल होती थी तो मैं 8 या पौने 8 बजे उठता था। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। लेट होने पे पीटीआई सर डांटते थे, तो इसलिए मतलब स्कूल गेट बंद कर देते थे, इसलिए होता था तो जल्दी पहुंचना होता था। हाँ, स्कूल लेट में भी इसकी कहासुनी चलती रहती थी। एट ए टाइम भागती भागती पहुंचती थी उठ करके, जस्ट सर भी लेट आते थे तो मेरा काम बस आपसे पहले होता। चलो, तो ये सब बातें थी। देखो, एक सबसे बड़ी लर्निंग अभी अनुपमा ने अपने को बताई बातों बातों के अंदर, कि कोई भी स्टूडेंट इस तरह से न करे कि इतना पढ़ ले कि वो अपने को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए पेपर के अंदर। और ये मैं देखता हूँ हर साल एक दो बच्चे के साथ होता है। गुड इवनिंग मुकेश जी सर, ये प्लीज शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग, ताकि और अच्छे लाइव जुड़ सके। लाइक कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ सकें। थैंक यू शेयर करने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। तो ये एक बातों में एक एक्सपीरियंस अनुपमा ने अभी शेयर किया है कि किसी भी बच्चे को इस हद तक नहीं पढ़ना चाहिए कि रात को नींद ही नहीं ली। इसने बताया मैथमेटिक्स का हमारा एक प्री बोर्ड था, और उसमें मैं सो भी नहीं पाई थी। तो सो नहीं पाई थी, तो उसके बावजूद मैं जब पेपर अटेम्प्ट करने आई तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। विकास जी धन्यवाद बहुत बहुत। कैसे हो विकास जी? तो ये सो नहीं पाई, और सो नहीं पाई उस स्थिति के कारण वहां पे नींद आ रही थी, अब कुछ कर नहीं पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। लास्ट ईयर भी ऐसा एक बच्ची थी हमारे, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो फिजिक्स के पेपर में यहाँ आई तो एकदम निढाल हो गई, पेपर ही नहीं लिख पाई। हाफ ईयरली की बात है, हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसा हुआ। तो बच्चे इतना स्ट्रेस नहीं लें, और जब भी पढ़ें तो आप पहले दिन, मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि आप आज के दिन को, जब एग्जाम नहीं चल रही आपके, आज कोई एग्जाम नहीं, उस दिन को इस तरह से ट्रीट कर लीजिए कि आज मेरा एग्जाम होने वाला है। लेकिन जिस दिन एग्जाम हो उस दिन एंजॉय कीजिए, उस दिन अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए। पहले आप रेगुलर स्टडी अपनी करते रहिए, दिन ब दिन पढ़ते रहिए, तो फिर कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब उसके बाद की जर्नी क्या रही अनुपमा? आपने मैथमेटिक्स के पेपर में लिया, उसके बाद कितने घंटे आपको पढ़ने का टाइम रहता था, क्या रूटीन रहता था, वो भी थोड़ा बताइए सभी को। मेरे को सही से याद नहीं है, लेकिन थोड़ा जो भी। हाँ, उसके बाद तो कंटिन्यूस पढ़ने की, उसके बाद तो थोड़ा कंटिन्यूस पढ़ने का होता था, क्योंकि उसके बाद मेरे प्री बोर्ड्स होते थे। और मतलब मैं क्या फिर तो टीचर्स ने भी ज़्यादा पुश करना स्टार्ट कर दिया था। क्लास टेस्ट होते थे और क्लास में भी पढ़ाते थे, और हर दिन कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। तो वो एक फ्लो बन गया था कि आज ये याद करना है, आज याद करना है, घर पे जाके ये करना है। तो उसके बाद और थोड़ा उस दिन के बाद ऐसा हुआ था कि मैं घर में उसी दिन सर ने कॉपी चेक कर दी थी, मतलब
विक्रम सेम डे। हाँ, तो उन्होंने कॉपी चेक कर दी थी, तो मेरे मार्क्स कम आए थे उस टाइम पे, तो सर ने मेरे को डांटा भी था, क्योंकि मैंने जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था कि मैं केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं हूँ। हाँ, मैंने डांटा था इसको, बिल्कुल सही है। तो ये फिर उसके अगले प्री बोर्ड में सर ने डांटा था, और मतलब ऐसे भी बोल रहे थे कि तुमने, मतलब मैंने ये लिख दिया था कि मेरी ज़िंदगी केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं है। तो फिर सर ने बोला कि तुमने एक ईजी रास्ता चुन लिया है, तुम्हें प्रूव करना है तो हर प्लेटफॉर्म पे प्रूव करो अपने आप को। उसके बाद उस बात से भी मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा था। तो ऐसे थोड़ा वो सर हर टाइम पे सर भी बोलते रहते थे, और टीचर्स ने भी बहुत कुछ सिखाया, तो और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो वो कुछ मेरे को बोलते नहीं थे, मेरे को अपने आप पढ़ने देते थे, जो मैं करूँ वो ठीक है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट से मेरे को इसकी एक बात याद आ रही है। इसकी दीदी जो थी वो बताती थी, दीदी ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू संदीप सर। इसकी दीदी जो थी उसने इसको इतना सपोर्ट किया कि रात रात भर तक इसको चाय बना के देना और कुछ करना, जो भी इसकी सेवा करना कर सकती थी उन्होंने किया। तो पेरेंट्स की सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और एग्जाम जब अनुपमा ने दिया, तो मैं अनुपमा आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि एग्जाम के दौरान आपकी स्थिति कैसी रही। उससे पहले अपन ये चलेंगे कि आपने जो क्लासेज ली थी, उन क्लासेज में 11th में किस तरह का आपने फीलिंग किया, 12th में किस तरह का फीलिंग किया आपने एमडी स्कूल में, और आप बाहर अदर स्कूल्स में भी आप जाके आए थे उससे पहले, तो उस समय क्या क्या फीलिंग रही आपकी, क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ, क्यों आपने एमडी स्कूल में एडमिशन लिया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या बातें हुई, ये भी मैं आज पूछना चाहूँगा। हालांकि मैंने आज तक ये क्वेश्चन आपसे नहीं किया है, ये आपसे पूछना चाहूँगा, तो आप बताएं सभी लोगों को। शुरू में कहाँ आप गए, फिर क्या रीजन रहा वहाँ से स्विच करने का, फिर आपने क्यों एमडी स्कूल को चुना, फिर क्या मिला, क्या रहा, तो वो थोड़ा आप बताइए सभी को। मैं पहले भी एक बार जब डेमो क्लास लेने आया था यहाँ पे एमडी में, अप्रैल में ही आ गया था एक बार डेमो क्लास देने। 10th के एग्ज़ाम मार्च में जाते हैं, तो अप्रैल में डेमो क्लास देने आया था। तब मैंने केवल 2 क्लासेस ली थी, एक तो हिंदी की और एक बायो की। फिर उसके बाद मैंने और स्कूल में जाना स्टार्ट किया था। मैं चिड़ावा की भी 1-2 स्कूल में गया, और फिर झुंझुनू की स्कूल में गया था, झुंझुनू की 2-3 स्कूल में गया था मैं। फिर मतलब मैंने उन स्कूलों में देखा, तो मेरे को उन स्कूलों में आपस में कोई डिफरेंस नहीं दिखा था कि इस स्कूल में कुछ अलग हो या इस स्कूल में कुछ अलग हो। फिर मैंने यहाँ पे आगे देखा, तो ज़्यादातर फ़र्क इस बात का पड़ा था कि टीचर्स के पास, मतलब मेरे को हमेशा वो स्कूल ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ पे टीचर्स का अथॉरिटी होती है, बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं। मैं हमेशा ऐसी स्कूल में रहा हूँ जहाँ पे डिसिप्लिन रहता है, और जो उन स्कूल में मैंने देखा था वहाँ पे टीचर्स की बच्चे सुनते नहीं, और वहाँ पे ऐसे डिसिप्लिन नहीं था, तो इस कारण मैंने इस स्कूल को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लगा कि अन्य स्कूलों से यहाँ डिसिप्लिन काफ़ी बढ़िया था, उन स्कूल्स में डिसिप्लिन नहीं था, और टीचर्स को स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने तरीके से पढ़ा सके। एमडी स्कूल में अनुपमा ने ये पाया कि यहाँ हमारे स्टाफ को, साथी लोगों को ये पूरी तरह से फ्रीडम रहता है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें, उनको किसी तरीके से हमारे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। हमारी स्ट्रेटजी जो रहती है, रणनीति जो रहती है, हम बंद कमरे में डिसाइड करते हैं, और उसके बाद टीचर्स को वो काम करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। हम कभी भी पूरे सत्र पर्यंत स्टाफ को कभी डिस्टर्ब नहीं करते कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई वाच आउट नहीं। और दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी साथी आज तक 5 साल के पीरियड के दौरान जुड़े हैं, वो चाहे आज हमारे साथ हैं, नहीं हैं, कुछ हटे भी हैं, कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हर व्यक्ति का योगदान रहा है, किसी का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। पियोन से लेकर के प्रिंसिपल सर तक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी फर्स्ट ईयर जो हमारे प्रिंसिपल सर थे कुलदीप जी मिश्रा, एज ए फैकल्टी मेरे साथ जुड़े थे, और वो आज स्कूल को बखूबी संभाल रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, लगातार 5 साल से हमारे साथ हैं। दीपा मैडम हमारे साथ 5 साल से हैं, महेंद्र जी गुजर सर है मैथमेटिक्स के, वो हमारे साथ 5 साल से हैं। तो बहुत सारे साथी लोग, उस समय जब हमने स्टार्ट किया था, ये 7-8-10 का स्टाफ था, उसमें से बहुत सारे लोग आज भी हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है, और इन साथियों की मेहनत का ही परिणाम है। और जो नए साथी जुड़े वो भी बड़े अच्छे लोग मिले, सभी लोग। ठीक है, कोई कारण होता है, कोई साथी स्विच करना चाहता है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल का आदमी जो है ट्रांसफर होता है, और प्राइवेट स्कूल में किसी तरह से चेंज कर लेता है आदमी, किसी भी रीजन से कोई रीजन होता है, वो एक अलग बातें हैं। लेकिन सभी का योगदान बहुत बढ़िया रहा, मैं मानता हूँ, और उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। अब अनुपमा, मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जब आप एग्जाम देते हो, प्री बोर्ड अपने यहाँ पे देते थे, और फिर फाइनल एग्जाम के अंदर आप यहाँ से बैठे, तो क्या प्री बोर्ड एग्जाम और जो टेस्ट होते थे, अपने कितने टेस्ट होते थे, ये भी आप सभी को बताएं लगभग। और प्री बोर्ड जो एग्जाम होते थे,
और उसके टेस्टों का और प्री बोर्ड का कितना योगदान रहा आपके एनुअल एग्जाम के अंदर, उससे कितनी प्रिपरेशन बनी, कितना बेनिफिट आपका रहा उसके अंदर? प्री बोर्ड्स का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और ऊपर से होता है कि यहाँ पे एक तो प्री बोर्ड ज़्यादा हार्ड बनते हैं, और ऊपर से अगर मेन एग्ज़ाम होता है 3 hours and 15 minutes, और जो प्री बोर्ड होता है उसमें केवल 3 hours ही देते थे। और मेरे को याद है सर हिंदी का पेपर इतना बड़ा बनाते थे सुभाष सर कि मतलब मेन एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं आता था, मेन एग्ज़ाम में 4 जो में 1 लिखना होता था, सर हमें वो चारों लिखवाते थे, ऐसा भी होता था। बिल्कुल। तो उस कारण हमें उसकी मतलब प्री बोर्ड में हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता था। और हिंदी का एग्ज़ाम जब मैंने मेन एग्ज़ाम दिया तो मैंने 45 मिनट्स पहले हिंदी का एग्ज़ाम पूरा कर लिया, जो कि हमेशा बच्चों का छूटता है। तो प्री बोर्ड्स के कारण बहुत ज़्यादा वो स्पीड बनती है, और फिर ऊपर से कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कुछ हो रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे पहले प्री बोर्ड से मार्क्स नहीं आते थे, तो मेरे को याद है कि कैसा क्या होता था। चलिए, तो अनुपमा का ये कहना है कि भी प्री बोर्ड से हमारी प्रैक्टिस, एक तो मेन चीज थी अपने स्कूल में अपन प्री बोर्ड, जो बोर्ड का पेपर होता है वो 3.25 घंटे का होता है, और अपन प्री बोर्ड का पेपर 3 घंटे का लेते हैं, तो बच्चों की कंप्रेस हो जाता है वो टाइम, और उस कंप्रेस टाइम के अंदर वो पेपर, और पेपर का लेवल अच्छा होता था, जैसा अभी बोला इसने बीच में कि लेवल भी अच्छा रहता था पेपर्स का, तो पेपर का अच्छा लेवल होता था। फैकल्टी अच्छा पेपर बनाती है, नो डाउट अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छे पेपर्स बनाएगी, और वो अच्छे पेपर्स को जब सोल्व करते थे 3 घंटे के अंदर करना होता था, वो एक चैलेंजिंग होता था इनके लिए, और प्रैक्टिस इतनी बन जाती थी, जैसे बताया सुभाष सर हिंदी का पेपर बनाते थे, तो वो हिंदी का पेपर के अंदर जब बनाते थे तो उनसे पेपर कवर नहीं होता था, स्कूल में बड़ा मुश्किल ही कवर कर पाते थे, लेकिन जब फाइनल एग्जाम के अंदर इन्होंने देखा कि वो पेपर बता रही है लगभग कितने 20 मिनट पहले, 45 मिनट्स पहले इसने हिंदी का पेपर कवर कर लिया, तो ये एक बड़ा बेनिफिट यहाँ टेस्ट सीरीज से और उससे मिल पाया अनुपमा को। अनुपमा, एक मैं क्लासेज के बारे में भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्लासेज में जब आप क्लास लेते थे, क्लास टाइमिंग रहता था, तो क्लास के अंदर की क्या फीलिंग रहती थी, क्या प्लस रहते थे? और मैं पूछना चाहूँगा, प्लस तो दुनिया ही पूछती है, मैं नेगेटिव भी पूछना चाहूँगा आपसे, बेफिक्र पूछना चाहूँगा, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे अपने लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक के ऊपर अपने साथ में, तो क्या प्लस थे, क्या माइनस थे उस समय? हो सकता है कुछ माइनस हमने सुधारे भी होंगे फीडबैक, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उस समय क्या पॉजिटिविटी थी क्लास के अंदर, क्या रहता था, क्या माइनस फैक्टर्स थे, दोनों चीजों पे आप प्रकाश डालें। पॉजिटिव तो ये था कि मतलब क्लास के अंदर कैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्लास जो आपने लिए साल भर स्कूल की जो क्लास लेते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, हाँ सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया बीच के अंदर, तो मैं पूछ रहा था कि क्लासेस के अंदर, सर थोड़ा स्क्रीन को एक बार, ठीक है क्या, सही आ रहा है क्या विजिबिलिटी? ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि क्लासेस के अंदर क्या पॉजिटिविटी थी और क्या सुधार करने योग्य चीजें थी जो हम सुधार सकते हैं, मैं ये चीजें जानना चाह रहा था आपसे, बताइए। पहले पॉजिटिव बता था। हाँ पॉजिटिव बता दीजिए। तो पॉजिटिव तो ये था कि टीचर्स बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पिटिटिव भावना ऐसे वो करते थे, मतलब ऐसे टीचर्स किसी को भी कुछ भी मतलब ऐसे बोल देते थे कि तेरे मार्क्स क्यों क्यों कम आए, इसके ज़्यादा आ गए, अनुपमा कैसे आ गए। हमारी क्लास में बहुत से बच्चे थे जिन्हें कंपटीशन, दूसरी क्लास, एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे कंपटीशन कर दिया था, तो हमें ऐसे हो गया था नहीं हमें ऐसा करना है, हिंदी मीडियम वाले को नहीं हमें ऐसा करना है। और पॉजिटिव ये भी होता था। हाँ ठीक है, हाँ फिर और बताओ। और पॉजिटिव पढ़ाने का तरीका टीचर्स का, मतलब हर टीचर का अलग अलग होता है, तो मतलब सुभाष सर हिंदी पढ़ाते थे तो उनका तो बहुत ही सही होता था, वो तो मतलब जो पोएम या कोई भी स्टोरी होते थे कोई भी स्टोरी तो एकदम उसमें खो जाते थे। और हमारा क्या होता था, सुभाष से हिंदी पढ़ाते थे, उसके बाद हमारे फिजिक्स का पीरियड आता था, तो सर भी हमें आधे घंटे हिंदी पढ़ाते थे कई बार, और इसलिए कौन है? मैं? हाँ आपने हमें पढ़ाया है। ठीक है चलो, ऐसे कभी कभी सर को अच्छी लगती है इसलिए। हाँ हाँ मेरा इंटरेस्ट रहा है हिंदी के अंदर शुरू से ही, तो मैं डिस्कस कर लिया करता हूँ। मतलब ऐसा रहता है कि टीचर्स, एक टीचर अगर हमें सीरियस करेगा कि हमें डांटेगा, तो दूसरा टीचर हमें ऐसे हल्का करने के लिए भी रहता है कि नहीं तुम ऐसे, मजाक भी करते हैं। नीलेश सर थे वो हमें ऐसे मतलब मजाक में रखते थे। और नेगेटिव ये कि थोड़ा मतलब टीचर्स को यही रहता है कि मेरी क्लास है, दूसरे की क्लास का वो थोड़ा ऐसे मेरी वो रहता है, कंपटीशन रहता था। कंपटीशन तो पर ये भी तो होता है कि मतलब वो सकते हैं टीचर्स, ये होता है कि जैसे कोई टीचर हमारी क्लास को पढ़ा रहा है, हाँ, और कोई दूसरा टीचर दूसरी क्लास को पढ़ा रहा है, तो वो ऐसे मतलब ऑल्टरनेट नहीं करते थे कभी ऐसे कि वो टीचर हमारी क्लास के बारे में ऐसे सोचे कि नहीं ये भी मेरी स्कूल का बच्चा है। हाँ वो बेटा कंपटीशन था, ये तो अच्छी चीज मानते हैं। अनुपमा का ये कहना है कि टीचर्स में इतना कंपटीशन रहता था
कि एक क्लास जो होती थी दूसरी क्लास होती थी, तो दूसरी क्लास के जो टीचर थे वो इतने कम्पिटिटिव रहते थे कि अपनी क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, हम दूसरी क्लास को नहीं देते। दूसरी टीचर्स वो तो नहीं देंगे, स्वाभाविक बात है, और वो कंपटीशन ऑटोमेटिक होता है। यही प्लस पॉइंट है एमडी का, जिसके कारण ऐसा इन्वायरमेंट एक बन पाता है, कंपटीशन बन पाता है। चलिए डॉक्टर नरेंद्र जी जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मीडिया भी आपकी यहाँ थी, यही तजुर्बा रहा, बिल्कुल सही है सर। टारगेट बैच की डिस्कशन करना है योगी जी सर, थैंक यू बताने के लिए। बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे, आ रहे हैं वहीं पे। तो फाइनल एग्जाम के अंदर पहले अपन पहुंचते हैं। फाइनल एग्जाम जब आपने अनुपमा दिया, पेपर्स के अंदर दिया, पेपर्स में कितने घंटे आप पढ़ करके स्कूल जाते थे? पहले साल भर 70 पर्यंत आप कितने घंटे पढ़े लगभग ऑन एन एवरेज, और फिर पेपर्स में कितने घंटे पढ़ के जाते थे? क्या रणनीति आपकी पेपर्स करने के दौरान रहती थी, आप बताइए एक बार। साल भर तो मैंने अक्टूबर के बाद थोड़ा सीरियस पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद तो 7 घंटे की स्कूल होती थी, 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होती थी, और उसके बाद टाइम बचता था तो 3-4 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाती थी। मतलब लेकिन स्कूल में अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो घर पे जाके इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत रहती नहीं थी। मतलब हिंदी इंग्लिश की तो नहीं रहती थी, फिजिक्स वगैरह का थोड़ा बहुत ऐसे प्रैक्टिस करना रहता था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना रहता था, केमिस्ट्री के फॉर्मूले भूल जाते थे, वो 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। बाकी हिंदी इंग्लिश तो बोर हो गए तब पढ़ लिया, ऐसे रहता था। चलो, और एग्जाम के दौरान क्या रहता था शेड्यूल? एग्ज़ाम के दौरान ये था कि हर एग्ज़ाम के पहले ऐसे डिफरेंट डेज का हॉलीडे रहता था। जैसे फिजिक्स के पहले एक ही दिन का था, जो संडे में बहुत याद दिलाया था कि एक ही दिन का है। तो फिजिक्स हमने पहले ही पढ़ ली थी पूरे साल में कि पहले ही फिजिक्स कंप्लीट कर लो। और ऐसे केमिस्ट्री में 3 दिन का था, तो ऐसे पता चल जाता था कि उस टाइम पे पूरा सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर फिजिक्स के लिए एक दिन है तो मैंने केमिस्ट्री हिंदी से पहले, हिंदी हमारा पहला पेपर था शायद, मेरे को याद नहीं, हिंदी या इंग्लिश में से एक था। इंग्लिश का था पहला पेपर। हाँ, तो उनमें से मतलब मेरे को याद है कि मैंने ऐसे किया था, अगर फरवरी में था तो ऐसे था कि मेरे को 25 फरवरी तक मेरे को केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है, 30 फरवरी तक मेरे को 28 फरवरी तक मेरे को 3 दिन में मेरे को फिजिक्स फिर से रिवाइज कर लेनी है। इससे पहले भी मतलब कंप्लीट हो चुकी पर रिवीजन का, फिर 2 दिन हिंदी पढ़ना है, फिर 3-4 दिन शायद लगातार मैंने इंग्लिश पढ़ा था। चलो बढ़िया, मतलब एग्जाम से पहले जस्ट आपने छोटे स्लॉट्स बना लिए। पहले तो रिवीजन हो ही गया था, स्कूल की तरफ से भी हो गया था, आपकी तरफ से भी हो गया था, 2-3 रिवीजन हुए होंगे, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले आपने छोटे छोटे स्लॉट्स फिर से बनाए ताकि एकदम मेमोरी ताज़ा हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देना चाहेंगे। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सभी बच्चे एग्जाम से जस्ट पहले इस तरह से स्लॉट्स बना करके तैयारी करें। नहीं तो होता क्या कि अपन एक सब्जेक्ट 1 महीने पहले पढ़ते हैं, महीने बाद तक वो याद नहीं रहता। तो 2-2, 3-3 दिन के स्लॉट बना करके वापस से उसको रिकॉल कर लिया सारी मेमोरी को, तो ये बहुत बड़ी बात रही। अब एग्जाम के दौरान पेपर्स करते वक्त किस तरह से टाइम को मैनेज करते थे आप? कि भाई हिंदी का पेपर आप करो 40 मिनट पहले ही हो गया, और मैथमेटिक्स का पेपर भी लेंथी होता है, फिजिक्स वगैरह का भी लेंथी आ जाता है, तो वो क्या किस तरह से आप हैंडल करते थे टाइम पीरियड को? रीचेकिंग के लिए कितना टाइम रखते थे, क्या रहता था, वो भी थोड़ा सा बताएं एग्जाम में आप। मेरा बस ये होता था कि अगर 315 मिनट्स का अगर है तो उसमें मेरे पास 45 मिनट्स तो होने चाहिए कि मैं चेक कर सकूँ। उसमें 15 मिनट्स चेक करने के लिए भी होते थे, मतलब रीचेक भी करना होता है, और अगर मैंने चेक किया तो वो छूट जाए तो लिखना भी होता है। मेरे केमिस्ट्री में छूट गया था, तो इसलिए मैं हमेशा से बना लेता था। प्री बोर्ड इसीलिए होते हैं कि प्री बोर्ड में सेम वही पैटर्न आता है, बस क्वेश्चन हार्ड दे देते हैं। तो उसमें पता चल जाता है कि मेरे को ये वाले क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड में अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं मेरे को कि ये इतने आधे घंटे में हो जाने चाहिए, उसके बाद ये इतने में हो जाना चाहिए, और लास्ट में मेरे पास 45 मिनट्स बचते थे। तो चेक करने के लिए फिर 15 मिनट्स चेक कर लिया, और अगर कुछ छूट गया तो लास्ट के आधे घंटे में वो करने को होता था। इसलिए मतलब प्री बोर्ड इसीलिए होते हैं कि उसमें तुम पूरी अपनी स्ट्रेटेजी पहले से तैयार रख सको। ऐसे बिल्कुल सही बात है भाई, प्री बोर्ड से इसीलिए होते हैं, प्री बोर्ड बोर्ड का ही प्री बोर्ड है, और उसमें आप अपने अपने स्ट्रेटजी बना सकते हो। अनुपमा का ये कहना है कि आप अपने तरीके से, अपने हर बच्चे के अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, अपनी रणनीति बना सकता है। वो टाइम साल भर के दौरान जब प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उस प्री बोर्ड एग्जाम के दौरान हम अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। बच्चा अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है कि किस तरह से मेरे को प्रिपरेशन में मेरा क्या टैलेंट है, अपने आप को कौन से क्वेश्चंस मेरे को पहले हैंडल करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को मेरे को छोड़ना है, जिनको मेरे को बाद में हैंडल करना है। तो टाइम कैप्चर करना, टाइम के अंदर पेपर पूरा करना, ये सारी चीजें ये एक हैबिट में आ जाती हैं तो प्रॉब्लम शायद होती नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि जब पेपर्स हो गए, एक बात और बताऊं कि साल भर 70 पर्यंत इसकी एक खासियत अनुपमा ये भी रहती थी कि टीचर से बहुत ज्यादा जुड़ी रहती थी। मैं देखता था
कि ये स्कूल छोड़ करके घर जाना ही नहीं करती थी। और मेरे को आज भी याद है कि जब हम स्कूल को लॉक करके जब हम घर पे चलते थे तो हमारे आगे से निकलती थी, उससे पहले इसकी इच्छा नहीं होती थी कि मैं घर चली जाऊँ। तो बहुत टीचर्स के कॉन्टेक्ट में रहती थी, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखती थी और स्कूल में पढ़ती रहती थी। खाली रूम है, संडे को भी यदि हम स्कूल आ रहे हैं तो इसको पता लगता है तो संडे को स्कूल पहुंच जाती थी और वहां बैठ करके पढ़ती रहती थी। अपना कोई डाउट होता पूछ लेती थी, नहीं तो वहां पे पढ़ती रहती थी। तो इस तरह का इसका एक विजन रहा है, स्कूल से लगाव, फेथ टीचर्स के प्रति और स्कूल से लगाव इस तरह का रहा है। ये अपने पिछले स्कूल में भी जहाँ पढ़ती थी वहां से भी मेरे को ध्यान था कि ऐसे ही करती थी, वहां भी स्कूल में ही बिताती थी अपना ज्यादातर टाइम। और हमारे पास जब आई 11th क्लास में तो वहां भी ज्यादातर टाइम अपने स्कूल को ही देती थी, स्कूल कैंपस में ही बिताया करती थी। अब स्कूल कैंपस में सभी लोग चले जाते तो इसको भी जाना होता था, उस समय ये घर पे जाती थी, मेरे को याद है। खैर चलो, उसके बाद एक बहुत बड़ा दिन आया, रिजल्ट अनाउंस हुआ और हम सभी शॉक्ड रह गए कि इतना शानदार रिजल्ट। तीसरे ही साल में स्थापना के 2 ही सेशन बीते थे, तीसरे सेशन में अनुपमा ने दिया और खुशी की लहर दौड़ गई। और दूसरे दिन दैनिक भास्कर के जो संपादक पत्रकार हैं हमारे मैमिया जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उन्होंने उसी दिन एमडी स्कूल को एक बहुत बड़ी मैमिया जी ने बहुत बड़ी पहचान एमडी स्कूल को दिलाई और वो इसका अचीवमेंट था। पूरे झुंझुनू जिले में पूरा मेन पेज अनुपमा के नाम पे छपा हुआ था, अनुपमा की फोटो के साथ छपा हुआ था, अनुपमा की स्टोरीज के साथ छपा हुआ था। और वो बड़े फक्र का विषय था हमारे लिए भी और शायद अनुपमा के लिए भी रहा होगा। तो अनुपमा, उस क्षण के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने से जस्ट पहले ये वेट कर रही थी, स्कूल के बाहर ही गई कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा। और फिर ये स्कूल पहुंची, क्या क्षण था, क्या बातें थी, कैसी फीलिंग थी उस समय, आप वो भी बताइए थोड़ा। मैं स्कूल के बाहर नहीं था, हाँ। मैं पूरे चिड़ावा के चक्कर निकाल रहा था और मैं रिजल्ट देख रहा था जहाँ पे अगर रिजल्ट आ गया और अगर बुरा आता तो मैं सीधे घर पे जाके रूम बंद करके बैठ जाता। अच्छा आया इसलिए मैं सीधा स्कूल गया। मेरे को मतलब जस्ट गेट पे हुआ तो मेरे को ऐसे चिल्लाने की आवाज़ भी आ गई थी, ऐसे कि लोग चिल्ला रहे थे, ऐसे बहुत खुश हो रहे थे। तो वो टाइम तो बहुत मेरे को आज भी याद है। उस टाइम पे तो मेरे को सारी फीलिंग्स याद है, मैं क्या सोच रहा था क्या नहीं। मतलब एक तरफ मेरे को बहुत ऐसे प्राउड फीलिंग हो रही थी और एक तरफ ऐसे तो नहीं, थोड़ा ऐसे वो भी नहीं दिखाना कि लोगों को लगे इसको घमंड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पर ऐसे मतलब वो सब उस टाइम पे तो ऐसे उछाल था सब कुछ, ऐसे मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे एक बार सपना सा लग रहा था। मतलब मेरे पापा पहली बार मेरे स्कूल आए थे रिजल्ट वाले दिन केवल, और मम्मी भी बहुत खुश थी और सब लोग मतलब टीचर्स भी, मतलब मेरे टीचर्स मेरे कारण कभी इतने खुश नहीं हुए, ज़्यादातर तो मैंने दुख ही दिया था उनको। तो इसलिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सबकी तरफ देख रहा था कि ये लोग मेरे कारण खुश हैं, तो बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था। चलो, और दूसरे दिन अखबार में जब छपा बड़ा सा आपका पूरा मेन पृष्ठ अखबार में दैनिक भास्कर का भरा हुआ था अनुपमा के नाम पे, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में तो मतलब मेरे दादाजी खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन मैं अभी सबसे छोटा था तो मतलब मैंने ऐसा कुछ रिजल्ट दिया था तो उनको बहुत खुश, उन्होंने सबसे पहले वो देखा तो मतलब वो मेरे रिजल्ट वाले दिन रोने लगे थे। तो उनका और मेरे पूरे परिवार का, उन्होंने मेरे परिवार वाले ऐसे करते थे कि जितने भी बैनर होते थे ना वहाँ पे जाके फोटो खिंचवा के आते थे मेरे भाई सारे। अच्छा। हाँ, पूरे चिड़ावा पिलानी वहाँ पे जाके फोटो खिंचा के मेरे को भेजते थे कि देख तेरे बैनर के, मेरे आगे फोटो खिंचाते थे। चलो, तो उनकी खुशी का बहुत अच्छा लगता था। ये बहुत बड़ी बात है इसकी। भैया लोग थे, परिवार वाले थे, फैमिली मेंबर्स थे, तो वो स्कूल के जो बैनर्स लगे होते थे, जहाँ इसके पोस्टर लगे होते थे, उनके पास खड़े होकर अपनी सेल्फी लेते थे और अनुपमा को भेजते थे, तो बड़ा प्राउड फील करते थे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी के क्षण होते हैं। संदीप जी सर का एक क्वेश्चन है, अनुपमा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ कैन इट अफेक्ट ऑन ए स्टूडेंट? कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या कहना है आपका, क्या ओपिनियन है और किस तरह से एक स्टूडेंट को इफेक्ट करता है, बताइए। कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मेरे को अभी कॉलेज में पता चल रहा है, अभी इधर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स इतना नहीं चल रहा है। अभी सर ने ICSE चालू किया, उसमें है, लेकिन पहले हमारे टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं था। तो मेरे को अभी कॉलेज में दिक्कत आती है कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण, क्योंकि मतलब ऐसे वहाँ पे बहुत सारे मतलब सबको इतने सारे टीचर्स प्रोफेसर्स होते हैं, उनको जाके पूछना रहता है, सबको खुद से अप्रोच करना होता है। स्कूल में तो टीचर्स बोल देते हैं बेटा चुप क्यों बता दे, खुद पूछते हैं। कॉलेज में कोई नहीं पूछता और वहाँ पे नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। प्रोफेसर्स के साथ वो एक ऐसे लिंक रखना पड़ता है कि अगर प्रोजेक्ट चाहिए आगे जाके, तो मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है उस कारण, और वो मैं चीज़ सुधार भी रहा हूँ, अभी 2 महीने वही चीज़ की है। चलो, बहुत बढ़िया है।
तो कम्युनिकेशंस का तो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है संदीप सर। अनुपमा का ये कहना है कि कम्युनिकेशन होगा तभी तो हम एक दूसरे से विचार शेयर कर सकते हैं, विचार ले सकते हैं और विचार दे सकते हैं एक दूसरे को। तो वो तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और वो बेसिक से होता है। और हमने अपने लिटिल फ्लावर स्कूल के अंदर ICSE सिलेबस स्टार्ट किया है और पूरी तरह से उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया जा रहा है। पूरी तरह से फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी इवन टोटली फ्लुएंसी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ता है। मैं आज फक्र के साथ कहता हूँ हमारे लिटिल फ्लावर स्कूल के अंदर कोई भी फैकल्टी मेंबर हिंदी यूज नहीं करता है कैंपस के अंदर। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ फेसबुक पे कि हमारा कोई भी फैकल्टी मेंबर, हिंदी का टीचर है वो जरूर हिंदी बोलेंगे, संस्कृत के टीचर जरूर हिंदी बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी फैकल्टी मेंबर जो है वो हिंदी का यूज भी नहीं करते। क्लास में भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सप्लेनेशन होता है पूरी तरह से उसके अंदर। तो वो एक जर्नी है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद अनुपमा का इंटरव्यू के अंदर ही अपनी स्कूल पे इतना फेथ था कि इसने डिक्लेयर किया कि मेरे को तैयारी करने कहीं नहीं जाना है। अच्छा, एक वाक्य और बताऊं कि इसका रिजल्ट आया और इसके रिजल्ट आया तो चिड़ावा बड़ा हतप्रभ रह गया और दूसरी स्कूलों को ये बात पची नहीं, हजम नहीं हुई। माफी चाहूंगा कहते हुए, लेकिन बात बतानी जरूरी है कि उस समय स्कूल वालों ने अपने प्रेयर के अंदर ये तक घोषणाएं की कि ये जो बच्ची सीकर पढ़ती थी, इतना झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन सत्य जो है वो छुपता नहीं है, पराजित नहीं हो सकता कभी भी। तो इतना ये चीजें भी इसके लिए फैलाने की कोशिश की, जबकि अनुपमा का पेपर के इंटरव्यू में भी ये कहा गया इसके द्वारा कि मैं चाहूंगी कि हमारे सर टारगेट का बैच स्टार्ट करें, कोचिंग स्टार्ट करें और मैं यहीं से तैयारी करके इंजीनियरिंग में जाना चाहूंगी। और ये बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा फेथ था इस बच्चे का हमारे ऊपर और इसकी वजह से हम संस्था के अंदर टारगेट बैच स्टार्ट कर पाए। और टारगेट बैच में अनुपमा ने रह करके हमारे पास पूरी तैयारी की। पूरी साल भर तैयारी करने के बाद अनुपमा का पूरी साल भर की तैयारी करने के बाद अनुपमा का बिट्स के अंदर सिलेक्शन हुआ और आज ये इंजीनियरिंग कर रही है, 12 डिग्री कोर्स वहां से कर रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है और हम भी चाहेंगे कि अनुपमा बहुत आगे बढ़े, आगे तक जाए। अनुपमा, उस दौरान का क्या कहना आपका? आपने तैयारी की, आप बिट्स में गए, बिट्स में क्या स्टैंडर्ड है, क्या आपको कैसा फीलिंग हो रहा है वहां पे आप तैयारी कर रहे हो, अपनी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सभी को। बिट्स का स्टैंडर्ड तो वहाँ पे जेईई एडवांस क्लियर किए हुए लोग आते हैं। मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो लोग 2 साल कोचिंग की। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जिन्होंने 2 साल कोटा किया है, कोटा में जाके किया है, या फिर कहीं भी कोचिंग की 2 साल लगातार, या फिर 9-10 से ही कर रहे थे और फिर टारगेट भी किया उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा। तो लेकिन मैंने जो कोचिंग की, मैंने 1 साल तो बोला जाता है पर मैंने 6 महीने ही ज़्यादातर पढ़ाई हुई होगी मेरी। तो वहाँ का स्टैंडर्ड कुछ बहुत ज़्यादा हाई है और इस कारण थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है, पर मैं थोड़ा कवर कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है। अब और भी किसी साथी का कोई क्वेश्चन है, किसी स्टाफ मेंबर का कोई क्वेश्चन है? संदीप सर कह रहे हैं कि हम भी एक दिन उच्च माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, जिला स्तर पर हो तो बहुत उचित। बिल्कुल सर, कर सकते हैं, अपन कोशिश करेंगे। आपका सुझाव बढ़िया है, तो हम ये चीज पे भी ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे। तो आप और भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अनुपमा से कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं इस पूरी जर्नी के दौरान। और हमारा टारगेट बैच अनुपमा ने स्टार्ट करवाया, हमने उसको स्टार्ट किया और यहीं से पढ़ कर गई अनुपमा ने। कोई कोचिंग कहीं भी नहीं ली, बैठी आपके सामने पूछ लीजिए, कहीं कोई कोचिंग नहीं करने गई। इसका भी एक विजन था कि चिड़ावा की धरती से मैं कुछ करूं, चिड़ावा का नाम हो, मेरी स्कूल का नाम हो, मेरा नाम हो, चिड़ावा का नाम हो, वो विजन था और उस विजन में इसने अपना योगदान दिया बहुत बड़ा। कहीं इसने कोई तैयारी नहीं, हमारे पास ही रह कर तैयारी की, फुल फ्लेश। न कोटा गई, न सीकर गई, न जयपुर गई, कहीं नहीं गई, न दिल्ली गई। पूरी तरह से एमडी पे फेथ रखते हुए, एमडी के टारगेट बैच में तैयारी करते हुए इसने अपना सिलेक्शन किया और आज ये बिट्स गोवा के अंदर बहुत बढ़िया से सिलेक्टेड है, अच्छी तैयारी कर रही है। और हम चाहेंगे कि अनुपमा अपनी बढ़िया से बढ़िया तैयारी आप करते रहो। आप व्यूवर्स को और भी कुछ अनुपमा कहना चाहो तो आप कह सकते हो, फिर आज के लेसन को अपन समाप्त करेंगे। काफी टाइम हो गया है, लगभग 40 मिनट अपने को हो गए हैं, आधे घंटे की अपने बात की थी, टाइम काफी ऊपर हो रहा है। तो आप बताना चाहें लास्ट कंक्लूजन के रूप में, आप जो भी चीज बताना चाहें स्कूल के बारे में, अपने बारे में जो भी चीज आप बताना चाहें शेयर कीजिए सभी के साथ। मेरे को बस एक ही बात बतानी है 12th वाले बच्चों के लिए कि जब वो 11th से बोर्ड में आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, ऐसे एकदम सीरियस ही शक्ल बना के घूमते हैं कि बस पता नहीं क्या ही हो गया, मार पीट के भेजा बच्चों को। तो वो चीज़ नहीं करना। मतलब 12th बोर्ड में हो तो ठीक है सीरियस होना है, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि अगर तुम हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो,
दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो तो उसका मतलब तुम सीरियस नहीं हो, ऐसे टीचर्स को दिखाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा हंसते खेलते पढ़ते रहो बस। चलो थैंक यू अनुपमा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनुपमा का ये कहना है कि सीरियसनेस दिखानी नहीं है, सीरियसनेस अंदर से होनी चाहिए, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, चेहरे पे भाव नहीं लाना, ये नहीं कि टीचर्स को दिखाने के लिए आप दिखा रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूँ और मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ। आप एंजॉय भी कीजिए, लाइफ में एंजॉय के साथ आगे बढ़ते रहिए, पढ़िए, सभी तरह से एंजॉय करोगे तभी सफलताएं हासिल कर पाओगे। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा आपका भी धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया निकाल करके। आगे भी कोशिश होगी कि मैं और स्टूडेंट्स को भी, अपने पुराने बच्चों को लेकर के आऊं आपके सामने। इस चीज का आप बहुत ध्यान दें। संदीप जी सर कह रहे हैं कि मेरी निजी राय में डांगी सर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है विद्यालय परिवार के प्रधान के रूप में, आपका नजरिया। सर बिल्कुल, मेरा नजरिया क्या बताना चाहूंगा, मैं तो मेरा नजरिया शेयर करता रहता हूं। आज अनुपमा का दिन था इसलिए अनुपमा की चर्चा हमने की है, बाकी मैं तो मेरे नजरिया शेयर करता रहता हूं, फिर कभी शेयर कर लेंगे। तो नजरिया यही है, एक ही विजन है सर, एक ही विजन है एमडी स्कूल का और मेरा, कि हर पेरेंट्स के एक या दो बच्चे होते हैं। हो सकता है हमारे स्कूल में 1500 बच्चे होंगे आज दोनों स्कूलों में मिला करके, लेकिन पेरेंट्स के या तो एक बच्चा होता है आज के दिन या दो बच्चे होते हैं, और उसकी 7 पीढ़ी का रास्ता वो बच्चे ही होते हैं। 7 पीढ़ी को संभालते हैं, अपन जो गाँव में भाषा बोलते हैं, समाज में बोलते हैं कि 7 पीढ़ी डिसाइड करती है उसी एक बच्चे या दो बच्चे पे। तो हमारा विजन ये रहता है कि हमने उस पेरेंट्स की 7 पीढ़ी को संवारना है, उस एक बच्चे को, दो बच्चे को संवारना है, तो वो चीजें हमें करनी है। अच्छा, ये अनुपमा से आप पूछना चाह रहे हो, अनुपमा बताइए किस बारे में? ये कि डांगी श्री डांगी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है मेरी निजी राय में, आपकी क्या राय है विद्यालय परिवार के प्रधान के रूप में, आपका क्या नजरिया है? हाँ, डांगी सर का तो था ही, मतलब उनका पूरा कंट्रीब्यूशन था। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ इतना सीरियस नहीं था। सर रोज बोलते थे कि डांटते थे, मतलब डांटना भी नहीं, समझाना होता था कि पढ़ो पढ़ो। अरे हाँ। तो सर रोज, मतलब ऐसे बहुत बार होता था कि मैंने पूरे 1 साल में पता नहीं कितनी बार हिम्मत टूट गई होगी मेरी कि नहीं मेरे को नहीं करना, बोर्ड्स क्या क्या है ऐसे वैसे। पर सर ने हमेशा समझाया कि नहीं मेहनत करो, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अगर कॉलेज में भी मेरे ऊपर कोई ऐसे होते सर जैसे कि जो मेरे को हमेशा पुश करते रहते, बताते कि नहीं ऐसा करना होता है, तुम इजी पाथ मत चूज करो और मेहनत करते रहो। और मतलब ये भी नहीं मेहनत करते रहो ये कहना सबके लिए इजी होता है, पर दिखाना भी कि अगर खुद भी कर रहे हैं। तो सर एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि सर जो करते हैं वही बच्चे फॉलो करते हैं। तो देखते थे आपको कि सर भी ऐसे बुक पढ़ते रहते थे, और फिर हम जो बोलते डाउट पूछा सर वो नहीं भी आता तो अलग से पढ़ के आते थे, तो वो चीज़ देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो क्या हो, थैंक यू। तो गोरखा जी कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, बेशक मेरा खुद का बेटा आपके लिटिल एमडी स्कूल में पढ़ रहा है, अब 9th में आ गया, पहले भी उसकी इंग्लिश वोकल ठीक थी, आपके यहाँ और भी ठीक हुई, सो आपकी बात सही है और लोगों को भी बताना चाहिए। थैंक यू गोरखा जी। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। थैंक यू सभी व्यूअर्स को आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद अनुपमा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे।